274 कर्मचारी अनुबंध के जो हैं उनका सवाल ये हमने 24/5/2018 में भी उठाया था। उन्होंने वो अपने एजेंडे में लिया हुआ था, तो हमने ये कहा था कि भाई ये इन्हें क्यों इसमें दर्शाया गया है। और अब जो है ये लोकायुक्त में, जैसे अखबार से पता चला, अखबार में पढ़ने से पता चला कि ये केस जो लोकायुक्त में 29 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट देनी है। भाई ये 8-10-12 साल में जो है परमल राज जी के ज़माने से ये लोग लगते आए हैं। एप्लीकेशन आ गई, वो अप्रूवल कर दी, लग गए लोग। सभी 4-5 एडमिनिस्ट्रेटर ने ये लगाए 274 आदमी। अब उन आदमियों की गलती थोड़ा है, उन्हें क्यों लगाया आपने, अगर वो एलिजिबल नहीं थे तो। वो प्रशासन उन्हें सैलरी कैसे दे रही है, आज वो कैसे, अगर किसी की कंप्लेंट करने से वो अवैध हो जाते हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है। अब वो 14 साल काम करने के बाद में ना तो उनकी उम्र रही, ना तो वो कहीं नौकरी कर सकते हैं, और उनका भला भुला परिवार जो है फेल हो जाएगा अगर इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इनके बारे में तो सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, जो भी अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए उन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने इन आदमियों को रखा है। अगर इनके कागजों में कोई कमी थी तो प्रशासनिक कमी थी, वो इनकी कमी थोड़ा थी। तो ये तो सैंक्शन पोस्ट के सैंक्शन के अगेंस्ट में लगाए हुए हैं, कोई ऐसे थोड़ा लगाए हुए हैं बगैर सैंक्शन पोस्ट के। हाँ, और अब आप देखिए 100 आदमियों का इंटरव्यू ले रहे हैं ये। यहाँ के आदमियों को लगा रहे थे वो तो बात थे जी, अब जो बाहर से सेंटर गवर्नमेंट के हैं, डीडीए के हैं और एमसीडी के हैं, दूसरी जगह के जो आदमी रिटायर आदमी हैं उन्हें लगा रहे हैं, अपने चेते आदमियों को लगा रहे हैं यहाँ। और मैंने तो ये कंप्लेंट करी थी पीएमओ में 1.5-2 महीने पहले। अब ये क्यों आदमी लगाए जा रहे हैं बाहर से, हमारे आदमी बतेरे हैं। अरे 57-58 पोस्ट तो हमारी डिपार्टमेंटल हैं बाबू की, और 50-60-100 आदमी जो है कंपनसेट के निकल जाएंगे। तो आप उन्हें जो पद्धति जो आप कर सकते हैं उसे तो आप कर नहीं रहे, और अपने आदमी चेते लगाने वाले आदमी के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत है ना। तो गंगाराम जी, मैं एक बीच में आपको रोकता हूँ और एक सवाल मैंने आपसे लेना है कि देखिए ये जो मामला है, आप जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मैं जो पिछले आपको 20 साल के लिए ये मतलब बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जो चेयरमैन रहे हैं, जब भी कोई यहाँ पे लगा होगा वो चेयरमैन की देख रेख में लगा होगा। जो भी चेयरमैन यहाँ पे रहे सबकी देख रेख में ये संविदा कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली होगी। आप, मेरा सवाल ये है कि अगर आप इन पे गाज गिरा रहे हैं तो जो उनके कार्यकाल में लगे थे, क्या वे भी दोषी हैं? उन पे भी ये दोष मरना चाहिए, उन्हें भी इस गिरफ्त में लेना चाहिए, उस कार्रवाई में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में ये 274 नहीं, पूरे अनुबंध कर्मचारी जो शुरू से लगते आ रहे हैं ये सारे उन्हीं के देखरेख में लगे हैं। और आप जो गाज गिर रही है वो 274 पे ही क्यों गाज गिर रही है? देखो नवल जी, ये दो बातें हैं। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट करा गया था, वो लगे हुए हैं, वो 750-800 आदमी हैं, और ये बगैर एडवर्टाइजमेंट के हैं। ये क्यों लगे, कैसे लगे, 10-12 साल इन लोगों को हो गए, उस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोकायुक्त उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? मेरा सवाल वही है। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जिन्होंने ये लोग लगाए, इतनी जिंदगी बर्बाद करी है? अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये बड़ा अनहोनी होगी। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, इन्हें हटाया जाता है, तो ये सिफारशी है, चाहे कैसे भी सिफारशी है, मंत्री के हैं, संतरी के हैं, किसी गरीब आदमी का तो आदमी लगा हुआ नहीं है। ये सब जो है किसी ऊपर की अप्रोच से ही आदमी लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, चाहे कोई भी है ये आदमी, अगर इन्हें 14-15 साल हो गया, अब तो इनकी उम्र भी नहीं रही, कहीं इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए उन अफसरान के जिन लोगों ने इन्हें रखा है, जिनकी अनदेखी करके इनके दस्तावेज के आधार पर उन्हें जिन्होंने रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गंगाराम जी, देखिए मैं बहुत दिनों से एक आपसे सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन मौका जो है वो आज इस तरह से 274 कर्मचारियों के साथ पड़ा है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि एनडीएमसी में मैं ये देखता हूं कि एक कंप्लेंट किसी की होती है, या एक आपको आरटीआई लगाई जाती है, या एक नोटिस जो है वो भेजता है, कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो है वो नोटिस भेजता है, या कर्मचारी जो है किसी की शिकायत करता है, तो मैं ये देखता हूँ कि पूरा प्रशासन, पूरा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हिल जाता है। मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूँ कि ये हिलता क्यों है, और इतना परेशान हो जाता है कि अभी आपने देखा होगा कि आउट ऑफ टर्न 210 जो मकान थे इनको, उनके ऊपर एक रिपोर्ट में
210 पे गाज गिरी, जिसमें से नोटिफाइड करके 64 मकान जो है उस पे अब गाज गिरी हुई है, जिसे 6 महीने का समय चेयरमैन ने दिया है। मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूँ कि इसकी भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है कंप्लेंट करी और उसके एक व्यक्ति के कंप्लेंट करने के बाद में भी पूरा प्रशासन हिल गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या गलती है, क्या नुकसान है, क्या इन्होंने गलती करी है जो इतना हिल जाता है, हिलने के बाद में वो गरीब आदमी पे गाज गिर जाती है। देखो नवल जी, बात यह है, तुमने तो 20 सवाल इस बात में कर दिए हैं। हाँ। एक जो ये कंप्लेंट क्वार्टरों की हुई थी, ये किसी एमएलए आदमी ने नहीं करी। यहाँ के जो एमएलए, स्टैंडिंग एमएलए थे, वो कैंट के जो एमएलए थे कमांडो साहब, उन्होंने करी थी। उन्होंने यूँ करी थी, उनके कहने से कोई क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ, तो उन्होंने जिसका क्वार्टर था उन्होंने बताया हुआ ऐसे तो ये रोज़ होते रहते हैं, तो उन्होंने उठा के कंप्लेंट कर दी। वो ये था, उसमें भी जो गलती है इम्प्लाइज की नहीं गलती है जी। इम्प्लाई ने तो एप्लीकेशन दी है कि मुझे क्वार्टर अलॉट कर दिया जाए। ये प्रशासन ने क्यों करा, कैसे करा, ये तो प्रशासनिक बात है। जी, ये अगर ये इसका जवाब जाना तो एमएचए को जाना है, क्योंकि एमएचए के थ्रू आई है ये। जी। उन लोगों को ऑप्शन दिया गया है बार बार, भाई आपका जहाँ नंबर बैठता है वहाँ क्वार्टर ले लेंगे। लेकिन जहाँ तक आपका ये बात सवाल है कि कंप्लेंट पे सारा कुछ चल जाता है, ये तो महंतम डकैत लोग हैं, ये ऐसे थोड़ा हिलने वाले हैं। ये तो दूसरे को हिला देंगे। किसी का क्या हुआ उसमें, किस प्रशासन अधिकारी पे वो हुआ, आप बताओ। ये जो कंप्लेंट हुई है क्वार्टरों की, कौन से अधिकारी के ऊपर खिलाफ कार्रवाई हुई, आप बताओ। किसे डिसमिस करा गया, किसे टर्मिनेट करा गया। आप उस कर्मचारी को तो आप घर से निकालने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसने यूँ कह रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न लिया, वो ये लिया वो लिया। उसने आउट ऑफ टर्न कुछ नहीं लिया। अरे ये तो कमेटी की महानता है, ये तो समझ उस एडमिनिस्ट्रेशन की महानता है जो क्वार्टर उन्हें दे दिया। अब भी 100 क्वार्टर खाली पड़े हैं। क्यों पड़े हैं खाली, वो क्यों खाली पड़े हैं? यूं ही तो दिए गए ना वो क्वार्टर, अब भी खाली पड़े हैं। आर के पुरम के क्वार्टर खाली पड़े हैं, रोहिणी के क्वार्टर खाली पड़े हैं। वो कमेटी का नुकसान नहीं हो रहा, करोड़ों रुपए का एनडीएमसी का नुकसान हो रहा। अब दे दिया जाए उन्हें, एक ऑर्डर कर दिया जाए, एक जनरल ऑर्डर कर दिया जाए, जिससे जरूरत हो वो रोनी ले ले, वहाँ ले ले। हाँ, उसमें रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था 5-5 साल के बाद बदले नहीं जाते, लेकिन अंदरूनी हिसाब से जो थे वो 2 महीने में 4 महीने में बदल लेते थे। यहाँ घपला होता है, तो थोड़ा सा प्रशासनिक गलती तो है। तो उन क्वार्टरों वालों का तो खैर कुछ नहीं होना, जो बच रहे हैं। गंगाराम जी एक बात बताइए, 274 केस को आप कैसे देखेंगे? आपकी यूनियन जो है इसको कैसे देखेगी? देखो, मानवता के नाते जो है, किसी भी ऐसे आदमी को, सीधे सच्चे आदमी को जिसका कोई दोष नहीं है, अगर उसे दंड दिया जा रहा है तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। जी। उसकी गलती नहीं है, कमेटी में अपॉइंटमेंट हुआ है वो, उसकी गलती नहीं है, उसके परिवार की गलती नहीं है। ये गलती एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव गलती को सुधारने के लिए उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, या उन्हें नोटिस किया जाना चाहिए जिन लोगों ने ये लगाए। मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ, मानवता के नाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने इन्हें अपॉइंट कराया उन्हें कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप गंगाराम जी देखिए, आप बात करते हैं डीटीएल पे, जिसपे बहुत बड़ा मुद्दा, जो पहला मुद्दा वो डीटीएल का, जिसके लिए तत्पर आप लड़ते आए। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन जब डीटीएल पे तैयार ही नहीं है, CPC 0.57 या 0.6 पे तैयार हो रहा है, तो आप डीटीएल पे इतना फाइट क्यों लड़ रहे हैं? जब प्रशासन देने को तैयार नहीं, आप डीटीएल पे इतनी मांग क्यों कर रहे हैं? भैया, डीटीएल पे मांग यूँ कर रहा हूँ, मैं डीटीएल का जनक हूँ इस एनडीएमसी में। मेरे ही नाम से रिजोल्यूशन है 22/8/2088 को। मैंने ही 1 नंबर रिजोल्यूशन कराया था। 1 नंबर रिजोल्यूशन 26/2/88 को मैंने रिजोल्यूशन कराया है। अब ये एनडीएमसी में होना चाहिए। मेरे ही नाम से 29/12/90 को एक एग्रीमेंट है। एनडीएमसी की किसी यूनियन के नाम से एग्रीमेंट नहीं है आज की तारीख में। ये एग्रीमेंट ये था, मस्टोल के वेजेज बढ़े थे और 100 रुपये अनरिकवर उन लोगों को मिलेंगे जिन्हें डीटीएल नहीं मिलता। अनरिकवरेबल जब इन्हें मिलने लगेगा, जब से रिकवर नहीं होंगे, तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूंगा अपने रिजोल्यूशन के लिए, अपने हक के लिए। जो इमारत मैंने बनाई उसके लिए नहीं लड़ूंगा। किस यूनियन वाले का के नाम से रिजोल्यूशन है? आप बताइए किसके नाम एग्रीमेंट है? तो मैं लड़ूंगा नहीं उसके लिए। और ये तो सर्वहारा भरम है, मेरे वेजेज मेरे वो कम होंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के बाद में जो है 16/7/2008 को सुप्रीम कोर्ट से जीत का आए हैं। उन्होंने कहा है सब रेशनलाइजेशन करो, सब दे दो।
सिर्फ उसमें दो हमारे एग्रीमेंट जो था उसमें दो कैटेगरी को नहीं मिलना था, जी डॉक्टरों को और टीचरों को। जी वे चट्टोपाध्याय सम किसी पैकेज से गवर्नर होते थे, जी तो और मिलना चाहिए। मैं क्यों नहीं लड़ूंगा इसे? जी मैं तो, मेरे तो रग रग में है डीटीएल। जी तो ये मैं तो इन लोगों को, मैं तो अपने सफाई कर्मचारियों ने मेरे ने अभी मीटिंग करी थी पीछे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं तो सभी से कोशिश करूँगा, एक दफ़े जोर लगाओ भाई, अगर ये रह गया तो रह गया भाई, ना हमारी तो ज़िंदगी में कभी अगर इसकी हार हुई तो हार बड़ी कैडी पड़ेगी हम लोगों को तो, और बड़ा नुकसान भी होगा। जी ये मैं उन लाखों लाख कर्मचारियों को, कई हज़ार कर्मचारियों को जो पेंशन पा रहे हैं, उन्हें भी बड़ा लज्जित होना पड़ेगा अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे वो। उन पेंशन कर्मचारियों के लिए भी तो लाभावंत का केस है ये। जी तो ये है, अभी तो इसमें डीटीएल के केस में अभी तो काउंसिल में लगेगा, वो मेरी बात हुई थी डायरेक्टर पर्सनल सर से। मेरा जी लास्ट सवाल ले लेता हूँ। देखिए कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया जो है कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। ऐसे में जो एनडीएमसी में जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, उसमें से 274 लोगों में से भी एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी हैं, इसमें टीचर भी हैं जो एसेंशियल सर्विस में है, ड्राइवर भी हैं जो वो भी एसेंशियल सर्विस में है। क्या ऐसे समय में जहाँ बेरोजगारी या जीडीपी बिल्कुल डाउन हो गई है, ऐसे समय में इन लोगों पे गाज गिराना कितना उचित है? पहली बात तो ये बड़ा दुखदाई समय है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये 29 तारीख को लोकायुक्त में इसका जवाब जाना है। ये काम कैसे होगा, एनडीएमसी का काम कैसे होगा, आप ये बताइए। 274 आदमी अगर हटा दिए गए जी तो काम कैसे होगा? जी आप बताओ कैसे काम होगा? जी नहीं होगा काम। इन्हें जो है इसमें समय मांगना चाहिए और इन्हें क्षमादान दे देना चाहिए। और ये कोरोना समय में इतने परिवार को उजाड़ना, 15-16 साल से आपने इन्हें कोई पहले नोटिस नहीं दिया, ना ये कोर्ट जा सके, ना कुछ तरह से जा सके। आप अचानक ही एक तरफ से कार्रवाई करे जा रहे हैं। आप नोटिस तो उन्हें इस वजह से नहीं दे रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है। आप उन्हें किसी वो में इन्वॉल्व इस वजह से नहीं कर रहे कि ये प्रशासनिक गलती है, प्रशासनिक चूक है। तो आप जो ये लोकायुक्त में फाइनेंशियल एडवाइज़र के उसमें अध्यक्षता में जो ये मीटिंग हुई है, वो शायद ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इन्हें हटा दिया जाए। हो सकता रेयर उसमें कोई ऐसा कोई जिसका वर्क एंड कंडक्ट ठीक ना हो या कुछ ना हो, मैं कह तो नहीं सकता, पर इन्हें हटाना नहीं चाहिए। कोरोना काल में इन लोगों को नहीं हटाना चाहिए। आरएमआर के जो 25 तारीख से टेंटेटिव लिस्ट लगी थी, जिसमें 25 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट जमा करने थे। हम ये जानना चाहते हैं कि अब आरएमआर कर्मचारियों के आगे जो है कितने दिन में मेडिकल लग जाएंगे, उनके शायद मेडिकल से मिनट्स भी बन गए। कहीं ये केस होम मिनिस्ट्री तो नहीं चला जाएगा? देखो, होम मिनिस्ट्री नहीं जाएगा, ये तो करने के बाद में भेजेंगे कि हमने ऐसा करा है जी। होम मिनिस्ट्री का इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये है कि भाई नवल जी देखो, ये एनडीएमसी है, ये क्या बताऊं उसका, इस एनडीएमसी में आता बाईलॉज नहीं बने। अच्छा, किसी चीज़ के बाईलॉज, ये बाईलॉज है, एक तरह का बाईलॉज है। ठीक है। ये जो सिविल, ये जो मस्टोल का है, ये एक तरह का बाईलॉज है जी। ये बाईलॉज है, ये इन कर्मचारियों के लिए जो है गलत है जी। ये बाईलॉज जो है गलत है। आप इन्हें सहायक सेवक बना रहे हैं। कौन से हिंदुस्तान के ऐसे इतिहास में सहायक सेवक वो है? सहायक तो असिस्टेंट को कहते हैं जो ग्रुप सी में या बी में होते हैं। ये आप ज़बरदस्ती जो ऐसा बाईलॉज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने तो कहा भी है कि भाई अगर आप इन्हें ग्रुप सी में करना चाह रहे हैं तो इन्हें वेतनमान दो। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें बना दो। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन्हें जैसा जो भी है वो, अगर पोस्ट भी कम है आपके पास में, तो आप ये जो आउटसोर्स है, जो चौकीदारी है स्कूलों में है, उद्यान विभाग में है, इन सब हटा कर, आउटसोर्स को हटा कर इन्हें चौकीदारी में लगा दिए जाए। पहले चौकीदारी करते थे लोग, थे चौकीदार की पोस्ट। तो मेरा इनमें ये है कि भाई देखो, अब इस बीच में व्यवधान तो करना नहीं चाहिए। जो चल रहा है होने दो, जितना हो रहा होने दो, देखा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसमें आदमी कोई नहीं बचेगा, सब पक्के होंगे।